जिला अलीगढ़ मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर थाना गोंडा क्षेत्र में एक गांव है विंजरी। इस गांव में एक किसान परिवार है अतर सिंह का। उसके परिवार में उसकी पत्नी कस्तूरी के अलावा 5 बेटे हैं। इनमें सबसे छोटा है जयकिंदर। अतर सिंह के तीसरे नंबर के बेटे को छोड़कर सभी बेटों की शादियां हो चुकी हैं। इसके बावजूद पूरा परिवार आज भी एक ही मकान में संगठित रूप से रहता है। अतर सिंह का सबसे छोटा बेटा जयकिंदर आंध्र प्रदेश में रेलवे में नौकरी करता है। 1.5 साल पहले उसकी शादी पुरा स्टेशन हाथरस निवासी फौजी रमेश चंद्र की बेटी प्रेमिलता उर्फ मोना के साथ तय हो गई थी। मोना के पिता के सामने अतर सिंह की कुछ भी हैसियत नहीं थी। यह रिश्ता जयकिंदर की रेलवे में नौकरी लग जाने की वजह से हुआ था। अतर सिंह ने समझदारी से काम लेते हुए जयकिंदर की शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक हालनुमा बड़ा सा कमरा, बरामदा और रसोई बनवा दी थी ताकि दहेज में मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके। साथ ही उसमें जयकिंदर अपनी पत्नी के साथ रह भी सके। मई 2015 में जयकिंदर और मोना की शादी हुई तो मोना के पिता ने दिल खोलकर दहेज दिया, जिसमें घर गृहस्थी का सभी जरूरी सामान था। मोना जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ जेठानियों की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके पिता ने क्या देखकर उसकी शादी यहाँ की मोना ने अपनी माँ को फोन करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसलिए उसने मोना को समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना। छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी सरकारी नौकरी में है। तू मौज कर। मोना माँ की बात मान गई। उसने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवाकर अपना कमरा सजा दिया। उस कमरे को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बड़े बाप की बेटी है। उसके हालनुमा कमरे में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और गैस वगैरह सब कुछ था। सोफा सेट और डबल बेड भी। शादी के बाद करीब 15 दिन बाद जयकिंदर मोना को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मोना ने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। अलबत्ता कभी कभार उसकी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो वह उनसे जरूर बोलबतिया लेती थी, वरना उसकी अपनी दुनिया खुद तक ही सिमटी थी। उसकी जिंदगी में अगर किसी का दखल था तो वह थी दिव्या, जयकिंदर के बड़े भाई की बेटी। दिव्या रात को अपनी चाची मोना के पास सोती थी ताकि रात में उसे डर न लगे। इसके लिए जयकिंदर ही कह कर गया था। देखते देखते जयकिंदर और मोना की शादी को 1.5 साल बीत गया। जयकिंदर 10 से 5 दिन के लिए छुट्टी पर आता और लौट जाता। उसके जाने के बाद मोना को अकेले ही रहना पड़ता था। मोना को घर की जगह बाजार की चीजें खाने का शौक था। इसी के मद्देनजर उसके पति जयकिंदर ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले उसे समझा दिया था कि जब उसे किसी चीज की जरूरत हो तो सोनू को बुलाकर बाजार से मंगा लिया करे। सोनू जयकिंदर के पड़ोसी का बेटा था जो किशोरावस्था को पार कर चुका था। वह सालों से जयकिंदर का करीबी दोस्त था। सोनू बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता था। मोना को वह भाभी कहकर पुकारता था। मोना ने शादी में सोनू की भूमिका देखी थी। वह तभी समझ गई थी कि वह उसके पति का खास ही होगा। जयकिंदर के जाने के बाद सोनू जब चाहे मोना के पास चला आता था। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह छज्जे से कूदकर आ जाता। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मोना तेज तर्रार थी और थोड़ी मुंहफट भी। कई बार वह सोनू से द्व्यर्थी शब्दों में भी मजाक कर लेती थी। एक दिन सोनू जब बाजार से वापस लौटा तो मोना छत पर खड़ी थी। उसने सोनू को देखते ही आवाज देकर ऊपर बुलाकर पूछा,
आज सुबह से ही गायब हो। कहाँ थे? भाभी बनियान लेने बाजार गया था, सोनू ने हाथ में थामी बनियान की थैली दिखाते हुए बताया। यह सुनकर मोना बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछकर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल फिर जाऊंगा, बता देना क्या मंगाना है, सोनू ने कहा तो मोना ने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो बनियान लाया हूँ, सोनू ने कहा तो मोना बोली, मुझे भी बनियान मंगानी है, ला दोगे न? तुम्हारी बनियान मैं कैसे ला सकता हूँ? मुझे नंबर थोड़े ही पता है, सोनू बोला। साइज देख कर भी नहीं ला सकते? बेकार की बातें मत करो, साइज देख कर अंदाजा होता है क्या? तुम बिल्कुल गंवार हो, अंदर आओ साइज दिखाती हूँ, कहती हुई मोना कमरे में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही मोना ने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली, लो नाप लो साइज, खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नपवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब भी रही हूँ, तुम्हारे भैया से शादी करके, मोना ने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों? सोनू ने पूछा तो मोना बोली, महीने 2 महीने बाद घर आते हैं, वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते हैं। और मैं ऐसी बदनसीब हूं कि देवर भी साइज नापने से डरता है। कोई और होता तो साइज नापता, और मोना की आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक सोनू मोना की बातों को केवल मजाक में ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं को दिखाकर साइज पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए, मोना ने सोनू का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या क्या काम कराओगी देवर से? सोनू ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे, भाभी मना नहीं करेगी। बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मोना हंसी। कल बात करेंगे, कहते हुए सोनू वहां से चला गया। दूसरे दिन सोनू माँ की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मोना के घर जा पहुंचा। उस वक्त मोना खाना बनाकर खाली हुई थी। सोनू को देखते ही वह चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना हो तो बोलो, सोनू ने पूछा। मोना बोली, बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना, मोना ने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा। पर्ची दे दो, तलाश कर लूंगा। मुँह जुबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी तुम्हें ये रोग कब से हो गया? सोनू ने हंसते हुए पूछा। ये बीमारी तुम्हारी ही वजह से लगी है, मोना की आंखों में खुला निमंत्रण था। फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूंगी, कहते हुए मोना ने अपनी दोनों बाहें उठाकर उसकी ओर फैला दी। सोनू कोई बच्चा तो था नहीं, न बिल्कुल गंवार था, जो मोना के दिल की मंशा न समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मोना को बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। सोनू जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मोना ने उसे इशारों में रिझाना शुरू किया था, तभी से वह उसे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मोना ने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले थे। धीरे धीरे मोना और सोनू का प्यार परवान चढ़ने लगा। मोना को सास ससुर जेठ जेठानी किसी का डर नहीं था। वह परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति परदेश में नौकरी करता था, बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की 14 वर्षीय बेटी दिव्या ही थी जो रात को मोना के साथ सोती थी। वह भी इसलिए क्योंकि जाते वक्त मोना का पति बड़े भैया से कहकर गया था, मोना अकेली है, दिव्या को रात में सोने के लिए मोना के पास भेज दिया करें। तभी से दिव्या रात में मोना के पास सोती थी। सुबह को चाय पीकर दिव्या अपने घर आ जाती थी
और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। उसके स्कूल जाने के बाद मोना 4 से 5 घंटे के लिए फ्री हो जाती थी। इस बीच वह शरारती देवर सोनू को बुला लेती थी। स्कूल से आने के बाद दिव्या कभी चाची के घर आ जाती तो कभी अपने घर रहकर काम में मां का हाथ बंटाती। कभी कभी वह अपनी सहेलियों को लेकर मोना के घर आ जाती और उसे भी अपने साथ खिलाती। मोना पूरी तरह सोनू के प्यार में डूब चुकी थी। वह चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात सोनू के साथ गुजारे। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने चारों ओर पंख पसारने शुरू कर दिए थे। दिव्या को उसकी मां मंजू ने कहा, जब चाची के पास जाए तो किताबें साथ ले जाना, वहीं पढ़ लेना। दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या चाची के घर पहुंची तो दरवाजे के किवाड़ भिड़े हुए थे। वह धक्का मारकर अंदर चली गई। अंदर जब चाची दिखाई नहीं दी तो वह कमरे में चली गई। कमरे में अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। वहां बेड पर सोनू और मोना निर्वस्त्र एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। दिव्या इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ न सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची, यह क्या गंदा काम कर रही हो? दिव्या की आवाज सुनते ही सोनू पलंग से अपने कपड़े उठाकर बाहर भाग गया। मोना भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मोना ने दिव्या को बाहों में भरते हुए पूछा, दिव्या, तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मोना ने दिव्या को बहलाना चाहा, लेकिन दिव्या ने खुद को मोना से अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी। मोना ने कान पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। कसम खाओ, दिव्या बोली। मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ, बस। चलो खेलते हैं। इस सब को भूलकर दिव्या के बाल मन ने कहा तो मोना ने दिव्या को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। कितनी प्यारी हो तुम। 26 दिसंबर 2016 की अलसुबह गांव के कुछ लोगों ने गांव के ही गजेंद्र के खेत में 14 वर्षीय दिव्या की गर्दन कटी लाश पड़ी देखी तो गांव भर में शोर मच गया। आनन फानन में यह खबर दिव्या के पिता ओम प्रकाश तक भी पहुंच गई। उसके घर में कोहराम मच गया। परिवार के सभी लोग रोते बिलखते, जिनमें मोना भी थी, घटनास्थल पर जा पहुंचे। बेटी की लाश देखकर दिव्या की मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी ने इस घटना की सूचना थाना गोंडा पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही गोंडा थाना प्रभारी सुभाष यादव पुलिस टीम के साथ गांव पिंजरी के लिए रवाना हो गए। तब तक घटनास्थल पर गांव के सैकड़ों लोग एकत्र हो चुके थे। थाना प्रभारी ने भीड़ को अलग हटाकर लाश देखी। तत्पश्चात उन्होंने इस हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दी और प्रारंभिक कार्रवाई में लग गए। थोड़ी देर में एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। लाश के मुआयने से पता चला कि दिव्या की हत्या उस खेत में नहीं की गई थी, क्योंकि लाश को वहां तक घसीट कर लाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। मृत दिव्या के शरीर पर चाकुओं के कई घाव मौजूद थे। जब जांच की गई तो जहां लाश पड़ी थी वहां से 300 मीटर दूर पुलिस को डालचंद के खेत में हत्या करने के प्रमाण मिल गए। ढालचंद के खेत में लाल चूड़ियों के टुकड़े, कान का एक टॉप्स, एक जोड़ी लेडीज चप्पल के साथ खून के निशान भी मिले। जांच चल ही रही थी कि डॉग एक्वायर्ड के अलावा फोरेंसिक विभाग के प्रभारी के मौर्य भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से बरामद कान के टॉप्स और चप्पलें मृतका दिव्या की ही थीं, जबकि लाल चूड़ियों के टुकड़े उसके नहीं थे। इससे यह बात साफ हो गई कि दिव्या की हत्या में कोई औरत भी शामिल थी। डॉग टीम में आई स्निफर डॉग गुड्डी लाश और हत्यास्थल को सूंघने के बाद सीधी दिव्या के घर तक जा पहुंची। इससे अंदेशा हुआ कि दिव्या की हत्या में घर का कोई व्यक्ति शामिल रहा होगा।
पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर दिव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भिजवा दिया गया। पूछताछ में दिव्या के परिवार से किसी की दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। अब सवाल यह था कि दिव्या की हत्या किसने और किस मकसद के तहत की थी। हत्या का यह मुकदमा उसी दिन थाना गोंडा में अज्ञात के खिलाफ भादंबी की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उसी शाम दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरे दिन थाना प्रभारी ने महिला सिपाहियों के साथ पिंजरी गांव जाकर व्यापक तरीके से पूछताछ की। दिव्या की तीनों चाचियों से भी पूछताछ की गई। सुभाष यादव अपने स्तर पर पहले दिन ही दिव्या की हत्या की वजह के तथ्य जुटा चुके थे। बस मजबूत साक्ष्य हासिल करके हत्यारों को पकड़ना बाकी था। दिव्या की सबसे छोटी चाची मोना से जब चूड़ियों के बारे में सवाल किया गया तो उसने बताया कि वह चूड़ी नहीं पहनती, लेकिन जब तलाशी ली गई तो उसके बेड़ के पीछे से लाल चूड़ियां बरामद हो गईं, जो घटनास्थल पर मिले चूड़ियों के टुकड़ों से पूरी तरह मेल खा रही थीं। सुभाष यादव का इशारा पाते ही महिला पुलिस ने मोना को पकड़कर जीप में बैठा लिया। पुलिस उसे थाने ले आई। थाने में थाना प्रभारी सुभाष यादव को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। मोना ने हत्या का पूरा सच खुद ही बयां कर दिया। सच सामने आते ही बिना देर किए गांव जाकर मोना के प्रेमी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू के अलावा नगला मोनी के रहने वाले मनीष को भी धर दबोचा गया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ के बाद हवालात में डाल दिया गया। दिव्या हत्याकांड के खुलासे की सूचना एसपी ग्रामीण संकल्प शर्मा और सीओ इगलास पंकज श्रीवास्तव को दे दी गई। दोनों अधिकारियों ने थाना गोंडा पहुंचकर थाना प्रभारी सुभाष यादव को शाबाशी देने के साथ अभियुक्तों से खुद भी पूछताछ की। पूछताछ में मोना के साथ उसके प्रेमी सोनू व उसके दोस्त ने जो कुछ बताया वह कुछ इस तरह था। दिव्या ने सोनू को मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लिया था। उसने चाचा के घर लौटने पर उसे सब कुछ सच सच बता देने की बात भी कही थी। उस समय बात खत्म जरूर हो गई थी, फिर भी डर यही था कि बाल बुद्धि की दिव्या ने अगर यह बात जयकिंदर को बता दी तो उसका क्या हश्र होगा। इसी से चिंतित मोना व सोनू ने योजना बनाई कि जयकिंदर के आने से पहले दिव्या की हत्या कर दी जाए। दिव्या हर रोज मोना के साथ ही सोती थी और अलसुबह चाची के साथ दौड़ लगाने जाती थी। कभी कभी वह दौड़ने के लिए वहीं रुक जाती थीं, जबकि मोना अकेली लौट आती थी। दिव्या को दौड़ का शौक था, ये बात घर के सभी लोग जानते थे। इसीलिए हत्या में मोना का हाथ होने की संभावना नहीं मानी जाएगी। यह सोचकर मोना ने सोनू के साथ योजना बना डाली, जिसमें सोनू ने दूसरे गांव के रहने वाले अपने दोस्त मनीष को भी शामिल कर लिया। 26 दिसंबर को सोनू व मनीष पहले ही वहां पहुंच गए। मोना दिव्या को लेकर जब दालचंद के खेत के पास पहुंची तो घात में बैठे सोनू और मनीष ने दिव्या को दबोचकर चाकुओं से वार करने शुरू कर दिए। दिव्या ने बचने के लिए मोना का हाथ पकड़ा, जिससे उसके हाथ से 2 चूड़ियां टूटकर वहां गिर गईं। हत्यारे उसे खींचकर खेत में ले गए, जहां गर्दन काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसी छीना झपटी में दिव्या के कान का एक टॉप्स भी गिर गया था और चप्पलें भी पैरों से निकल गई थीं। दिव्या की हत्या के बाद ये लोग लाश को खींचते हुए लगभग 300 मीटर दूर गजेंद्र के खेत में ले गए। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। हत्यारा कितना भी चतुर हो फिर भी कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जो पुलिस के लिए जांच की अहम कड़ी बन जाता है। ऐसा ही साक्ष्य मोना की चूड़ियां बनी, जिसने पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया।